वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं फरदैन फ्रॉम जिना ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इसमें से लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए थे। एक हमारे पास 15.3 न्यूमेरिकल हमने करना है आज। ये देखिए, आपके पास फोर्स जो है चार्जेस के दरमियान 0.2 न्यूटन है। अगर उनके दरमियान फासला कितना हो, 0.09 मीटर। ठीक है, कहता अगर आप क्या करते हैं, इस फासले को कम करके 0.03 मीटर कर देते हैं, तो तब आपके पास उन चार्जेस के दरमियान फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो F1 कितना है, 0.2, जब R1 कितना हो, 0.09, यानी कि जब फासला कितना हो, 0.09। हमने ये बताना है जब फासला 0.09 से कम होके 0.03 हो जाएगा, तो जब F2 की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हमने गेन कूलम का इस्तेमाल करना है। F = K Q1 Q2 over R स्क्वायर। Q1 और Q2 क्योंकि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो 1 और 2 की जगह जस्ट हम क्या लिख लेंगे, Q लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों Q के ही बराबर है। इसी तरह से स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने ये इक्वेशन जो है वो F1 के लिए बनाई है, तो इसलिए फोर्स के साथ 1 लिख लेंगे और R के साथ भी क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ये जो R1 स्क्वायर है डिवाइड और दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, F1 R1 स्क्वायर = K Q × Q। अगेन हमने इसी इक्वेशन से फोर्स 2 के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो कूलम का अगेन लिखेंगे F = K Q1 Q2 over R स्क्वायर। और यहां पर आप देखेंगे कि क्योंकि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो Q1 की जगह भी Q आ जाएगा, Q2 की जगह भी Q आ जाएगा। और क्योंकि आपने फोर्स 2 के लिए इक्वेशन ड्राइव की है, तो इसके साथ 2 आ जाएगा और R के साथ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो R2 का स्क्वायर है डिवाइड और दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, F2 R2 का स्क्वायर = K × Q and × Q। अब आप देखेंगे जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। जबकि इसी इक्वेशन की जो है एक साइड, दोनों इक्वेशन से एक साइड बराबर हो, दोनों की दूसरी साइड को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को आपस में कंपेयर कर लेंगे, यानी कि F1 R1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा F2 R2 स्क्वायर के। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, F2 की। तो ये जो R2 स्क्वायर है, ये इधर F1 और R1 स्क्वायर के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जस्ट आपने वैल्यू को पुट करना है। F1 आपके पास है 0.2, R1 आपके पास है 0.09, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर ले लेंगे। और R2 आपके पास है 0.03, और इधर भी R2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इधर भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। और जब आप इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर लेकर, तो आपके पास F2 आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो स्टूडेंट देखिए, पहले वाले का वैल्यू कितनी थी, 0.2। तो क्योंकि फासला कम हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कूलम लॉ में फोर्स और फासले के दरमियान क्या है, वो इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 15.7। उसमें वो बता रहा है कि आपके पास फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान वो 85 न्यूटन है, और इसी तरह से उन चार्जेस के दरमियान फासला जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है। सेंटी जो है वो प्रीफिक्स होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻²। तो आपके पास फासला क्या बन जाएगा, 3 × 10⁻²मीटर। कहते Q1 जो है वो 25 माइक्रोकूलम है, और K कांस्टेंट है, जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। टू फाइंड के अंदर हमने Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन हम क्या करेंगे, कूलम लॉ लगाएंगे, F = K Q1 Q2 over R स्क्वायर। अब हमें क्योंकि Q2 की वैल्यू चाहिए, ये R के इधर F के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और K Q1 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब जैसा आपने वैल्यू को पुट करना है, F की वैल्यू है 85, R की वैल्यू है 3 × 10⁻², क्योंकि आप इसके इधर भी होल स्क्वायर ले लेंगे। और इसी तरह से आपके पास K की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, और Q1 की वैल्यू 25 × 10⁻6 है।
जब आप यहाँ पर तमाम वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी 3.87 इस पर 10 की पावर -9 कूलम। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास C के बाद पॉइंट है, जब आप इस पॉइंट को एक डिजिट जो है वो और पीछे ले जाएंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.387 और जब आप पॉइंट को एक डिजिट पीछे ले गए तो उसके लिए आपके पास पावर आएगी 10 की पावर +1 और पहले पावर कितनी थी -7 और 1 और -7 जो है वो ऐड होके बाकी कितनी बचेगी -6 और आपके पास आंसर क्या बनेगा 0.387 10 की पावर -6 कूलम। अब 10 की पावर -6 प्रीफिक्स होता है जिसको हम माइक्रो कहते हैं, तो उसकी जगह हम जो है सिंपल लिख देंगे तो Q2 की आपका फाइनल आंसर आएगा 0.387 माइक्रो कूलम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमने देखना है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। हमने ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। स्टूडेंट इसके लिए आपको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। ये हमारे पास एक वायर है जिसके साथ हमने एक कंडक्टर को अटैच कर दिया है और यहाँ पर वायर के दरमियान हमने एक बैटरी को भी अटैच कर दिया है। आपको पता है जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा कि आप जरा से भी फोर्स उनको मिलेगी तो वो अपने न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे और वो आसानी तौर पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि जब हम इस बैटरी को अटैच करेंगे तो ये तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही शिफ्ट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस और इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इसकी डिफाइन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ चार्जेस की अमाउंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्जेस की वो अमाउंट जो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एरिया उसके सामने से आपको नजर आ रहा है में से फ्लो कर रही हो टाइम के लिहाज से वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई तो शुरू में ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। तो जो करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। क्यों? क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन थी जो कि शुरू में कांसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से पड़ गई थी। असल में करंट क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और पहले जो हम करंट पढ़ते थे उसको क्या कहते थे, कन्वेंशनल करंट। और उसमें ये समझा जाता था कि करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या था डिफरेंस। अब स्टूडेंट करंट दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो हम बैटरी वगैरह से करंट डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना ही उसकी अमाउंट चेंज होगी और वो सेम अमाउंट डायरेक्शन में सेम अमाउंट के साथ फ्लो करेगा। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही होती है, मुसलसल चेंज हो रही होती है। और इसी तरह से करंट को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर। बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एमीटर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एनालॉग एमीटर। एनालॉग एमीटर में स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ऐसे स्केल मेंशन होता है और यहाँ इस तरह से एक नीडल लगी होती है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है तो नीडल जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और वो जिस डिवीजन के साथ अगर मैच करती है उसके मुताबिक हम इसको नोट आउट कर लेते हैं। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास एक होता है डिजिटल एमीटर। उसमें क्या होता है कि आपको खुद से रीडिंग मेजर करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास जब डिजिटल एमीटर होता है उसको जब आप अटैच करते हैं सर्किट के साथ वो खुद ब खुद डिजिट की सूरत में आपको रीडिंग दिखा देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी रेंज है। इसको मुख्तलिफ रेंज में डिजाइन किया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
जो हम अपनी लैब में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कम रेंज के एमिटर्स होते हैं। और इसी तरह से अगर हमने किसी और जो है किसी इलेक्ट्रिक हाउस में एमिटर इस्तेमाल करना होता है तो वो जो हमारे पास एमिटर होते हैं वो ज़्यादा हाई रेंज के होते हैं। इट मींस इसकी जो रेंज हम डिफाइन करते हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते हैं और मुख्तलिफ रेंज के एमिटर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट